प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 146। तुम्हारे पास मुझे दबाने की क्या योग्यता है? फिर भी उसने तुरंत सिर हिला दिया। राशि को ढूंढना ही काफी होगा। जब रायचंद कुल नष्ट हुआ था तब राशि सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। उसे रायचंद मणि के बारे में कैसे पता हो सकता था? छाया संप्रदाय और रुद्रधाम, इन दो बड़ी ताकतों को एक साथ राशि की तलाश में लगाए हुए कई दिन बीत गए और अभी तक कोई खबर नहीं। रणवीर रायचंद के दिल में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन अब बेचैन होने से कुछ नहीं होगा, बस इंतजार करना पड़ेगा। वायुदूत मीनार में थोड़ी देर रुकने के बाद रणवीर रायचंद इस जगह से निकल गया। रायली कैपिटल पीछे हट गया। देवलोक से आए लोग पूरी तरह मारे गए। भैरव ओबरॉय से उसे वो जानकारी भी मिल गई जो वो जानना चाहता था। जयपुर की यह यात्रा पूर्णता को प्राप्त हुई। रणवीर रायचंद अगले 2 दिनों में दिल्ली वापस लौटने का इरादा रखता है। ... रणवीर रायचंद जैसे ही होटल पहुंचा, विक्रम भी दौड़ता हुआ वापस आ गया। हॉल मास्टर, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, अब बस खबर का इंतजार है। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। अगर देवलोक के पास सच में दूसरी रायचंद मणि है तो उसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। वो मूल रूप से आर्यावर्त की थी और 5 कुल प्रमुखों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल की थी। वो किसी बाहरी के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। हॉल मास्टर, मुझे एक और बात बतानी है, विक्रम ने अचानक कहा। क्या? शिखर संसद के लोग फिर आए हैं? वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। इस बार उनका रवैया बहुत घमंडी है, पहले जैसा नहीं, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। पिछली बार मैंने आचार्य महावीर से सहमति कर ली थी, फिर वो क्यों आए हैं? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। इस बार आचार्य महावीर नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके साथ वही परेशान करने वाला नौजवान है। आचार्य महावीर नहीं, रणवीर रायचंद को अजीब लगा। चलो देखते हैं इस बार शिखर संसद कौन सा खेल खेल रही है। ... होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में रणवीर रायचंद ने आने वाले से मुलाकात की। लगभग 60 साल का एक बूढ़ा, चांदी जैसे बाल, गंभीर चेहरा और लंबे समय से ऊंचे पद पर रहने वाले की शक्तिशाली आभा। आचार्य महावीर की संत जैसे शांति से बिल्कुल अलग। जब रणवीर रायचंद दूसरी तरफ को ताक रहा था, दूसरी तरफ भी उसे घूर रही थी। रणवीर रायचंद, ये शिखर संसद के एल्डर काउंसिल के चीफ लक्ष्मण चतुर्वेदी हैं, जल्दी से सलाम ठोक क्यों नहीं? विवेक ने ठंडे स्वर में कहा। आचार्य महावीर के साथ से भी ज्यादा घमंडी हमारे हॉल मास्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत? विक्रम ने विवेक को घूरा। तुम्हारा हॉल मास्टर अब वो पुराना कमांडर नहीं रहा, उसकी हैसियत हमारे ग्रैंड एल्डर से तुलना करने लायक भी नहीं। विनम्रता सिखाना गलत है क्या? विवेक ने उदासीनता से कहा। तू? विक्रम जवाब देने वाला था, लेकिन रणवीर रायचंद के इशारे पर गुस्से में चुप हो गया। विवेक, भले हॉल मास्टर रणवीर ने पद छोड़ दिया हो, लेकिन आर्यावर्त के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है। इन छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने उदासीनता से कहा। मतलब क्या? विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मतलब ये कि हमारे हॉल मास्टर को ये सब झेलना चाहिए था, लेकिन वो परवाह नहीं करना चाहते, खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। शिखर संसद का मास्टर भी आए तो ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने विक्रम को ठंडी नजर से देखा, फिर 2 बार ठठाकर हंसा। हॉल मास्टर रणवीर अपने अधीनस्थों को भी काबू नहीं कर सकते। ये मेरा भाई है, कभी अधीनस्थ नहीं। शिखर संसद के एल्डर कब इतने निम्न स्तर पर उतर आए? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा।
मूल रूप से वो विक्रम को रोक रहा था ताकि वो बेवकूफ़ी न करे, लेकिन लक्ष्मण चतुर्वेदी का रवैया देखकर चेहरा देने की कोई वजह नहीं। तुम कह रहे हो कि हमारे एल्डर लक्ष्मण का स्तर नहीं? विवेक गुस्से में बोला। अगर तुम इतनी जल्दी मुझे थोपना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, रणवीर रायचंद ने ठठाकर हंसा। बस करो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया। लक्ष्मण चतुर्वेदी थोड़ा चिढ़ गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में पूछा। शिखर संसद को पता चला है कि तुम्हारे पास पैतृक रायचंद मणि है जो राष्ट्रीय खजाने से जुड़ी है। मैं आदेश लेकर आया हूं कि तुम ये मणि सौंप दो। रणवीर रायचंद की आंखें सिकुड़ गईं, ये भी उनके कुल की रायचंद मणि के लिए आए थे। और तुम्हें और क्या पता है? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या तुम एल्डर काउंसिल के चीफ से सब कुछ बताने की उम्मीद कर रहे हो? लक्ष्मण चतुर्वेदी की आंखें ठंडी हो गईं। तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन मेरे से कुछ सौंपने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं। रणवीर रायचंद बिल्कुल नहीं डरा। शिखर संसद एल्डर काउंसिल का चीफ हो तो क्या? जब उसने शिखर संसद में हंगामा किया था तब ये पता नहीं कहाँ था। मैं शिखर संसद के एल्डर के नाम से तुमसे वो रायचंद मणि सौंपने को कह रहा हूँ। क्या तुम शिखर संसद के आदेश का विरोध करना चाहते हो? लक्ष्मण चतुर्वेदी की आभा तेज हो गई, पूरी तरह ऊपरी की हैसियत से रणवीर रायचंद को दबाने की कोशिश। शिखर संसद के पास कभी कानून प्रवर्तन की शक्ति नहीं रही। मेरे कुल का खजाना तुम्हें क्यों सौंपूं? अगर चाहिए तो आर्यावर्त राज्य से विशेष दूत भिजवाओ, रणवीर रायचंद ने गर्व से कहा। फिर विक्रम से बोला, इन्हें विदा करो। लक्ष्मण चतुर्वेदी का चेहरा बदल गया। सच में चेहरा नहीं दे रहा। रणवीर रायचंद, तुम शिखर संसद के आदेश को ठुकरा रहे हो। ये राज्य के खिलाफ जाना है। विवेक ने तेज स्वर में चिल्लाया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि शिखर संसद आर्यावर्त राज्य के अधीन है। शिखर संसद कब पूरी तरह आर्यावर्त राज्य का प्रतिनिधि बन गई? रणवीर रायचंद ने ठंडे से फटकारा। ये तुम्हारा पुराना ज्ञान है। समय बदल गया है, अज्ञानी मत बनो, विवेक ने चेतावनी दी। विक्रम, इन्हें बता कौन अज्ञानी है? रणवीर रायचंद ने उदासीनता से कहा। समझ गया। विक्रम ने तुरंत सहमति दी, फिर एक कदम आगे बढ़ा, सीधे विवेक के पास पहुंचा और अचानक अपना बड़ा हाथ उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। थप्पड़, जोरदार आवाज गूंजी और विवेक जोर से पीछे हटा, मुंह और नाक से खून उगलता हुआ। वो सिर्फ बैचलर हाउस का सदस्य था, कोई युद्ध कला की नींव नहीं। इस थप्पड़ को बर्दाश्त कैसे कर सकता? याद रख, समय चाहे कितना भी बदल जाए, हमारे हॉल मास्टर के सामने घमंड करने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं। विक्रम ने ठंडे से चेतावनी दी। एल्डर लक्ष्मण, उसने मुझे मारा, विवेक ने जल्दी शिकायत की। धड़ाम, लक्ष्मण चतुर्वेदी के शरीर से अचानक हिंसक प्राण शक्ति फूट पड़ी और आसपास की तेज हवा उड़ने लगी। क्या तुम रुद्रधाम के ड्रैगन किंग से भिड़ना चाहते हो या मुझसे व्यक्तिगत? रणवीर रायचंद ने उदासीनता से पूछा। बिना किसी भेदभाव के सिर्फ ये वाक्य ने लक्ष्मण चतुर्वेदी को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसे सावधान रहना पड़ा। केवल रुद्रधाम का ड्रैगन किंग ही शक्ति राजा स्तर तक पहुंच चुका है। रणवीर रायचंद खुद तो निश्चित रूप से आकाश तोड़ने वाली अस्तित्व है। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने ठंडा ठठाकर हंसा, फिर अपनी आभा समेट ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई। रणवीर रायचंद, मुझे पता है कि देवलोक के लोग पहले से जयपुर पहुंच चुके हैं और कभी भी तुमसे बदला लेने आएंगे। अगर तुम शिखर संसद के आदेश को ठुकराते हो तो शिखर संसद की मदद की उम्मीद भी मत करना। ये सुनकर विक्रम और बाकियों के चेहरे पर व्यंग्य उभरा। क्या उनके रुद्रधाम को शिखर संसद की मदद चाहिए? मजाक है। शिखर संसद को कष्ट करने की जरूरत नहीं। तुम जिनकी बात कर रहे हो उन्हें मैंने आधे घंटे पहले मार डाला, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। धड़ाम, ये शब्द बिजली की तरह गिरे, लक्ष्मण चतुर्वेदी और विवेक को झकझोर दिया। देवलोक के लोग रणवीर रायचंद से मारे गए। बहुत अद्भुत, उन्होंने एक काल भेजा था। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने याद दिलाया। रणवीर रायचंद की बात पर यकीन नहीं कर रहा। काल कुछ भी नहीं, फिर भी हमारे हॉल मास्टर ने मार डाला, विक्रम ने पहले कहा। दूसरी तरफ के डरे हुए चेहरे देखकर बहुत राहत महसूस हुई। हिस पुष्टि मिलने पर लक्ष्मण चतुर्वेदी के दिल में ठंडक दौड़ गई। देवलोक का काल सच में रणवीर रायचंद से मारा गया। ये अकल्पनीय। अध्याय 147। हम उन्हें आगे नहीं निकलने दे सकते। चले जाओ, विक्रम ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। शिखर संसद के एल्डर काउंसिल के चीफ होने के नाते दरवाजा दिखाया जाना लक्ष्मण चतुर्वेदी को चुभ गया। फिर भी वो विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका, बस अपने आदमियों को लेकर चला गया। होटल से बाहर निकलते ही लक्ष्मण चतुर्वेदी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था और उसने तुरंत शिखर संसद की खुफिया से संपर्क किया। थोड़ी देर विनम्रता से इंतजार करने के बाद रिपोर्ट आई। ताज़ा खबर, देवलोक ने जयपुर भेजे हर एजेंट की वायुदूत मीनार के अंदर मौत हो गई। हिस पुष्टि मिलते ही लक्ष्मण चतुर्वेदी ने ठंडी सांस खींची। सच था, अगर अभी रणवीर रायचंद को गुस्सा दिला दिया होता और वो हाथ उठा देता तो परिणाम सोचने लायक नहीं। एल्डर लक्ष्मण, अब क्या करें?
विवेक ने पूछा। रणवीर रायचंद से हमारी मुलाकात गुप्त थी, आर्यावर्त राज्य को पता नहीं चलना चाहिए। चूंकि असफल हुई, यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकते। शिखर संसद लौटो और नई रणनीति बनाओ। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने निर्णायक स्वर में कहा। जयपुर से तुरंत निकल गया जैसे पता चलने से डर रहा हो। होटल के अंदर लक्ष्मण चतुर्वेदी की टीम के जाने के बाद विक्रम और साया अभी भी गुस्से में थे। शिखर संसद का चीफ एलडीही है, इतना घमंड कैसे कर सकता है और हमें धमकी देता है। लेकिन अजीब है, पहले शिखर संसद ने आचार्य महावीर भेजा था, अचानक बदलाव क्यों? फिर भी वो परेशान करने वाला विवेक अभी भी है, समझ नहीं आता। शिखर संसद में कोई समस्या हो सकती है, रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। क्या? विक्रम और साया चौंक गए। शिखर संसद जैसी विशाल संस्था में समस्या? विक्रम, लक्ष्मण चतुर्वेदी का पीछा करो और शिखर संसद की मौजूदा स्थिति जांचो, रणवीर रायचंद ने बिना व्याख्या किए आदेश दिया। उसे शक था कि लक्ष्मण चतुर्वेदी का रायचंद मणि मांगना सच में पवेलियन मास्टर की इच्छा है या नहीं। इसलिए लक्ष्मण चतुर्वेदी को ठुकराते समय उसने आर्यावर्त राज्य के दूत का हवाला दिया था। जय हो, विक्रम ने जवाब दिया और तेजी से निकल गया। विक्रम के जाने के बाद रणवीर रायचंद ने सोचा, फिर ओबरॉय परिवार के पास गया। वो जल्द ही जयपुर छोड़ने वाला था। ये दौरा अलविदा कहने के साथ साथ भैरव ओबरॉय से कुछ पूछने के लिए भी था। रणवीर, आखिरकार तुम आए, मैं तुम्हें ढूंढने वाला था। भैरव ओबरॉय ने खुशी से स्वागत किया। दादाजी, तुम उसे मुझसे ज्यादा लाड़ प्यार देते हो, रिया ओबरॉय ने मुंह फुलाया। भैरव ओबरॉय के सामने वो बिल्कुल नखरे वाली थी, जो उसकी हमेशा की ठंडी छवि से बिल्कुल अलग थी। उसकी खूबसूरती और भी मोहक लग रही थी। तब 5 कुल प्रमुख भाई जैसे थे, मैं रणवीर को अपना समझता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें चाहता हूँ, भैरव ओबरॉय ने हंसकर कहा। रणवीर रायचंद मुस्कुराया। दोनों की बातें देखकर वो भैरव ओबरॉय को बड़ा मानता था। आखिर वो उसके दादाजी के साथ जीवन मृत्यु के युद्ध लड़ चुका था, जैसे युद्ध साथी। रणवीर, बैठो और मेरी चाय पीकर देखो, भैरव ओबरॉय ने इशारा किया। ठीक है, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया, बैठ गया और एक घूंट लिया। मुंह में थोड़ी कड़वाहट आई, लेकिन लगभग तुरंत जीभ पर मीठी सुगंध फैल गई। कैसी है? भैरव ओबरॉय ने उत्सुकता से पूछा, आंखें बड़ी करके। शानदार चाय। सिर्फ मूल क्षेत्र के शांति मठ के बाहर 800 साल पुराने पेड़ से साल में 2 जिन निकलता है। 10 साल पहले संरक्षित पौधा घोषित हो गया, बाजार में उपलब्ध नहीं। मुझे एक बार चखने का सौभाग्य मिला था, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। भैरव ओबरॉय आश्चर्य से देखते रहे, फिर अंगूठा दिखाया। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। रणवीर, तुम मुझे हैरान कर देते हो। रिया ओबरॉय का चेहरा भी स्तब्ध था। क्या ये इंसान है? एक बूंद से चाय पहचानना तो ठीक, लेकिन सटीक पेड़ तक। राक्षस। इस आदमी के बारे में उसे और क्या नहीं पता। दिल से हर चीज को चखो तो उसका असली स्वाद पता चलता है, रणवीर रायचंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा, दिल से चखो। भैरव ओबरॉय को कुछ याद आ गया और वो सोच में डूब गए। अफसोस, बाद के सालों में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर तुम्हारी उम्र में ये सच्चाई समझ आ जाती तो कुछ बातें कभी ना होती। इंसान आगे देखता है, पीछे की राह पर सवाल मत उठाओ, इतिहास फैसला करेगा, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। जवान होने के बावजूद उसने जितनी तूफान झेले थे, वो भैरव ओबरॉय के पूरे जीवन से ज्यादा थे। इसलिए थोड़ी बातचीत के बाद भैरव ओबरॉय को लगा कि वो खुद रणवीर से प्रबुद्ध हो रहा है। रिया ओबरॉय चुपचाप बैठी सुन रही थी। रणवीर रायचंद को देखने वाली उसकी नजरें मोहित हो गईं, जैसे आकाश में अकेला तारा चमक रहा हो। ओबरॉय दादा, मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम लोग कालनगर गए थे, तब राज्य की आधिकारिक स्थिति क्या थी? छोटी बातों के बाद रणवीर रायचंद ने अचानक पूछा। राष्ट्रीय भाग्य एटलस इतना महत्वपूर्ण खजाना था कि हम 5 कुलों के अलावा और भी बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे थे। मुझे याद है, सरकार ने गुप्त रूप से एक विशेष टीम बनाई थी। भैरव ओबरॉय ने याद किया। रणवीर रायचंद की आंखें चमकी। क्या आपको याद है वो किस एजेंसी की थी? टीम बहुत रहस्यमयी थी, हमें इसका नाम कभी नहीं पता चला, सिर्फ इतना कि वो शिखर संसद के अधीन थी। भैरव ओबरॉय ने खुलासा किया। तो शिखर संसद इसमें शामिल थी, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। क्या हुआ? भैरव ओबरॉय ने पूछा। शिखर संसद मेरे पास आई थी, रणवीर रायचंद ने संक्षेप में बताया। समझ गया, उन्हें कोई खबर मिली होगी और आर्यावर्त राज्य को खुश करने के लिए रायचंद मणि वापस लेना चाहते हैं, भैरव ओबरॉय ने अनुमान लगाया। अगर सिर्फ इतना ही है तो मुझे चिंता नहीं, रणवीर रायचंद ने ठंडे से जवाब दिया। भैरव ओबरॉय की नजर तेज हो गई। मतलब तुम्हारा? अभी पक्का नहीं, लेकिन अगर शिखर संसद के कुछ लोग बुरी नीयत रखते हैं तो मैं रहम नहीं करूंगा, रणवीर रायचंद ने दृढ़ता से कहा। जो भी हो, हमें जल्दी करनी होगी। अंदर शिखर संसद, बाहर रायली कैपिटल और देवलोक, कौन जानता है बाद में और कौन सी ताकतें शामिल हो जाएंगी। भैरव ओबरॉय ने गंभीरता से कहा। मैंने पहले से ही कदम उठा दिए हैं, जल्द ही सुराग मिलेंगे। उसके बाद रणवीर रायचंद ने विदा ली।
उसने इशारा दिया कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली लौटेगा। भैरव ओबरॉय और रिया ओबरॉय दोनों आगे बढ़े। अलग होने का मन नहीं था, हालांकि वजहें बहुत अलग थीं। ओबरॉय हवेली से निकलने के बाद रणवीर रायचंद ने करण, लोहित और कई रुद्रधाम सदस्यों को बुलाया। रायली कैपिटल और देवलोक के भेजे एजेंट खत्म हो चुके थे। जयपुर अब सुरक्षित था और ओबरॉय परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं। कुछ मिनट बाद रणवीर रायचंद होटल वापस था। शिखर संसद की जांच के नतीजे अभी नहीं आए थे। देवलोक के पास रायचंद मणि का टुकड़ा है या नहीं, इसका भी कोई सुराग नहीं। उसने फैसला किया कि एक दिन और इंतजार करेगा, अगर फिर भी कुछ नहीं तो सीधे दिल्ली लौट जाएगा। उसने अनन्या को फोन करके बताया, अनन्या, कोई अप्रत्याशित बात न हुई तो कल वापस आ जाऊंगा। तुम्हें या रूही को कुछ तोहफा चाहिए? लाऊंगा। नहीं। वीडियो में अनन्या शर्मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई लग रही थी, जैसे कई दिनों से सोई नहीं हो। अध्याय 148 दुनिया उबाल पर है। अनन्या, क्या हुआ? रणवीर रायचंद असामान्य रूप से संवेदनशील था। आज की अनन्या न सिर्फ थकी लग रही थी, बल्कि जैसे दिल पर बोझ हो। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, आराम से ठीक हो जाएगी। अनन्या शर्मा ने जबरन मुस्कुराया। तो तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या हुआ? मुझसे मत छुपाओ, रणवीर रायचंद ने बेचैनी से दबाया। रणवीर, मैं? अनन्या शर्मा की आवाज अचानक रुंध गई, चेहरे पर दुख फैल गया। किसी ने तंग किया? रणवीर रायचंद ने निर्णायक स्वर में पूछा। उससे ठंडी हत्या की नीयत फूट पड़ी। वो दिल्ली से दूर था, क्या किसी ने उसकी गैरमौजूदगी में अनन्या को निशाना बनाया? नहीं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, गहराई से झुका लिया। तो फिर क्या है? अभी बताओ। रणवीर रायचंद बेचैन हो गया। दूर होने की वजह से डर था कि कहीं वो खतरे में न हो। अनन्या शर्मा ने गहरी सांस ली और आखिरकार बताने का फैसला किया। इन दिनों मैं हर बिजनेस लाइन को मजबूत कर रही थी, सब कुछ प्लान करके एक पेरेंट कंपनी बनाना चाहती थी। जैसे ही ये हो जाता, पूरा नेटवर्क चल पड़ता। सब कुछ ट्रैक पर था, सिर्फ उड़ान ग्रुप से अंतिम मीटिंग बाकी थी। तभी उड़ान ने अचानक अनुबंध तोड़ दिया और दूसरी कंपनी से साझेदारी कर ली। उड़ान ग्रुप के बिना कीस्टोन, रायचंद कुल की पुरानी कंपनियां और 7 बड़े कुलों की छोड़ी इंडस्ट्रीज का 50% काम नहीं कर सकता। मूल प्लान बर्बाद हो जाएगा और उन बिजनेस की रोजाना की गतिविधियां टूट जाएंगी, सब कुछ ढह जाएगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अनन्या शर्मा बेचैन होकर रो पड़ी। रणवीर, मेरी गलती है, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। तो बात ये थी। रणवीर रायचंद को अचानक समझ आ गया। अनन्या, ये तुम्हारी गलती नहीं। उड़ान ग्रुप ने अनुबंध तोड़ा, ये तुम्हारी काबिलियत का सवाल नहीं। मैं कल वापस आकर ठीक कर दूंगा, रणवीर रायचंद ने कहा। शायद हम कल तक टिक नहीं पाएं। उड़ान ग्रुप सप्लाई चेन का कोर कंट्रोल करता है और कल दूसरी कंपनी से साइन करेगा। आज आखिरी मौका था, मुझे नोटिस बहुत देर से मिली। मैंने सब तैयार कर रखा था, अगर उड़ान नहीं संभला तो हर इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। अनन्या शर्मा ने तेजी से कहा। मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ, सारे दस्तावेज तैयार रखो, रणवीर रायचंद ने निर्णायक स्वर में कहा। रणवीर, मैं? अनन्या शर्मा को गहरी ग्लानि हुई। वो खुद संभालना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी थी। मैंने कहा न, ये तुमसे जुड़ा नहीं। उड़ान ग्रुप ने धोखा दिया, खुद पर दबाव मत डालो, रणवीर रायचंद ने सांत्वना दी। फोन काटने के बाद रणवीर रायचंद ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, सामान पैक करो, दिल्ली तुरंत लौटो। विक्रम और बाकियों को पूछने का भी मौका नहीं मिला, सब तुरंत इंतजाम करने लगे। थोड़ी देर बाद अजमेर जिले से एक हवाई जहाज उड़ा, सीधे दिल्ली की ओर, जिस पर रणवीर रायचंद जयपुर छोड़ रहा था। दूर पश्चिमी दुनिया के देव लोक में ताज़ा खबर पहुंची। काल भैरव, 3 बड़े नरक राजा और दर्जनों से ज्यादा दिव्य संप्रदाय मास्टर सब आर्यावर्त में मारे गए, मिशन फेल। खबर पहुंचते ही पूरे देवलोक में आसमान हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। अनगिनत अधीनस्थ कांप उठे, सबने आंखें देवलोक की गहराई की ओर उठाईं। देवलोक के प्रभु क्रोधित हो गए। ऐसा गुस्सा कभी महसूस नहीं किया था, जैसे पूरा देवलोक जमीन दोष कर देगा। पिछली बार जब नरक राजा दिया पूर्वी महाद्वीप में मारा गया था, तब भी देवलोक की सबसे गहराई में बैठे निरंकुश स्वामी ने इतना नहीं बिफरे थे। आज की खबर की तुलना ही नहीं हो सकती। एक काल का पतन, अकल्पनीय प्रभाव। देवलोक में निरंकुश स्वामी के नीचे 9 बड़े काल खड़े हैं, 9 देवताओं जैसे, पूरे क्षेत्र पर शासन करते। हर एक की शक्ति भयानक, बेजोड़। उनकी ताकत शक्ति देव स्तर तक पहुंच चुकी, दुनिया में मुकाबला करने वाले कम। सीधे एक काल खोना बिल्कुल असंभव। उस पर 3 बड़े नरक राजा भी साथ मारे गए, आग में घी डालने जैसा। देवलोक के पास 36 बड़े नरक राजा हैं, हर 4 राजा एक काल के अधीन। काल भैरव अपने आदमियों को लेकर आर्यावर्त गया था, क्योंकि पिछली बार मारा गया नरक राजा दिया उसका अधीनस्थ था। लेकिन इस बार बदला लेने तो दूर, 3 और नरक राजा खो दिए। सारे 4 नरक राजा खत्म, वो खुद नहीं लौटा। बिल्कुल विस्फोटक खबर। देवलोक के ऊपरी स्तर स्वाभाविक रूप से बेहिसाब गुस्से में थे। इतने सालों में किसी ने देवलोक को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। खड्गराज,
तलवार राज, शूर राज, तुम तीनों काल निकलो, जो भी तरीका हो रणवीर रायचंद को मार डालो। देवलोक की सबसे गहराई से बेजोड़ दहाड़ आए। एक साथ 3 काल भेजना, लगभग आकाश तोड़ने वाली लाइनअप, किसी भी साम्राज्य की सत्ता को रौंद सकते हैं और लाखों की सेना भी शायद न रोक पाए। काल जब चलते हैं घास तक नहीं बचती, 3 साथ हों तो धरती उलट जाएगी। 3 काल अपने अपने नरक राजाओं, अनगिनत दिव्य संप्रदाय मास्टर्स और असंख्य विश्वासियों को लेकर दुनिया के हर कोने से ज्वार की तरह इकट्ठा होकर पागलों की तरह आर्यावर्त की ओर दौड़े। पल भर में अनगिनत ताकतें सतर्क हो गईं और कई साम्राज्य हिल गए। दुनिया की 3 बड़ी निषिद्ध भूमियां आमतौर पर अलग रहती हैं, मुख्य दुनिया से दूर। लेकिन इस पल जागते देवलोक ने अपनी 1/3 ताकत लगाकर आर्यावर्त पर अभूतपूर्व हमला बोला। इतिहास में कभी नहीं हुआ। कौन या कौन सी ताकत देवलोक को उकसाने की हिम्मत कर रही है? मौत को बुला रहे हैं क्या? इतनी भयानक लाइनअप से पूरा आर्यावर्त भी मुश्किल से संभाल पाएगा। लोगों को याद आने लगा पिछला घटना जो दुनिया का ध्यान खींचा था, रुद्रधाम की लामबंदी। 10 लाख सैनिक आर्यावर्त की ओर बढ़े थे। रुको, लोगों को आखिरकार कुछ समझ आया। देवलोक अपनी 1/3 ताकत लगाकर आर्यावर्त पर अभूतपूर्व हमला, क्या ये रुद्रधाम को निशाना बना रहा है? ये विचार आते ही दुनिया भर में अनगिनत लोग जल उठे। कुछ ही सालों में उभरा अजेय रुद्रधाम सब क्षेत्रों को दबाता हुआ, लेकिन 3 बड़ी निषिद्ध भूमियों से कभी नहीं भिड़ा। अगर देवलोक का ये ऑपरेशन रुद्रधाम को लक्ष्य कर रहा है तो जैसे 2 परमाणु बम टकराएंगे दुनिया हिल जाएगी। इस पर रणवीर रायचंद को देवलोक के हंगामे की कोई खबर नहीं थी। उसका पूरा ध्यान अनन्या ने जो बताया था उस पर था। 1 घंटे बाद जहाज सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। जमीन छूते ही अग्नि का मैसेज आया। सेक्ट लीडर, देवलोक क्रोधित है। 3 काल, 12 नामी नरक राजा, सैकड़ों दिव्य संप्रदाय मास्टर और असंख्य विश्वासी दुनिया भर से आर्यावर्त की ओर बढ़ रहे हैं, सब तुम्हें मारने। फिर भी मेरे पीछे आने की हिम्मत, अति आत्मविश्वास। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे कितने भी आएं, जैसे ही आर्यावर्त में कदम रखेंगे बिना सवाल मरेंगे। अग्नि, उनकी गतिविधियों पर नजर रखो। आदेश देने के बाद रणवीर रायचंद गाड़ी में सवार होकर सीधे घर की ओर चला। उसके दिल में देवलोक भी अनन्या के सामने कुछ नहीं था। अगर दुनिया की ताकतें रणवीर रायचंद की प्रतिक्रिया जानती तो दंग रह जाती। वो देवलोक की 1/3 ताकत थी, फिर भी रणवीर रायचंद की पत्नी से नीचे थी। अध्याय 149, कंपनी पहुंचना। थोड़ा आधा घंटा बाद रणवीर रायचंद ग्रीन पीक ऑर्चर्ड पवेलियन विला पहुंचा, जहां वो और अनन्या ने पहले 200 मिलियन युआन खर्च किए थे। हमेशा होटल में नहीं रह सकता, इसलिए अनन्या शर्मा ने रूही को लेकर यहां शिफ्ट कर लिया। अगली बार रामपुर लौटेगा तो वहां से कुछ कपड़े और सामान ले आएगा। सब कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, आखिर रामपुर की विला भी रणवीर रायचंद की है। कभी कभी वहां रुकने के लिए घर रहेगा। घर में घुसते ही रणवीर रायचंद ने देखा कि अनन्या और रूही कहीं नहीं हैं। उसने माथा पीटा, जल्दबाजी में निकले और अनन्या को सटीक समय नहीं बताया। उसकी आदत जानते हुए शायद अभी भी कंपनी में व्यस्त होगी। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन घंटियां बजती रहीं, कोई जवाब नहीं। कई बार ट्राई किया, फिर भी कोई नहीं उठाया। छाया संप्रदाय और रुद्रधाम गुप्त रूप से सुरक्षा कर रहे हैं। अनन्या को खतरा नहीं होना चाहिए, शायद किसी काम में व्यस्त है और फोन पास नहीं। रणवीर रायचंद ने तुरंत आकाश से संपर्क किया। आकाश, पता है अनन्या और रूही कहाँ हैं? हॉल मास्टर को रिपोर्ट। उड़ान ग्रुप का प्रतिनिधि अचानक आया। भाभी कंपनी में उनसे बात कर रही हैं। रूही डेकेयर में है और हमारे सारे लोग छाया से सुरक्षा कर रहे हैं। आकाश की बात सुनकर रणवीर रायचंद पूरी तरह निश्चिंत हो गया। छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के साथ देवलोक के लोग भी आए तो अनन्या या रूही को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उड़ान ग्रुप पहले ही दूसरों से साझेदारी कर चुका था, फिर अचानक दरवाजे पर क्यों आया? रणवीर रायचंद को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत विक्रम और बाकी 3 ड्रैगन राजाओं को लेकर सीधे कंपनी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ शुरुआती पूछताछ के बाद विक्रम ने रणवीर रायचंद को उड़ान कंपनी की बेसिक स्थिति बताई। उड़ान ग्रुप अभी देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कंपनी है, खासकर लाइट इंडस्ट्री सेक्टर में नंबर 1। प्रोसेसिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पूरी सीरीज सर्विसेज एकीकृत। पूर्व देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत विकसित है, खासकर लाइट इंडस्ट्री, घरेलू बाजार का 70%। 7 बड़े कुलों के साथ 7 पुराने रायचंद कुल की होल्डिंग्स भी इसी सेक्टर से जुड़ी थीं। इस फील्ड के ऑर्डर सब उड़ान ग्रुप को प्रोडक्शन के लिए दिए जाते थे। इसलिए न सिर्फ पूर्व देश बल्कि पूरे राष्ट्र में उड़ान ग्रुप का प्रभाव बहुत बड़ा है। इसके संस्थापक दुर्गेश दत्ता ने दशकों में इस इंडस्ट्री में चढ़ाई की, 1000 अरब का साम्राज्य बनाया और लाख से ज्यादा कर्मचारी, शानदार प्रतिष्ठा कमाए। रणवीर रायचंद ने इसका नाम सुना था, 6 साल पहले ही मशहूर था और 7 बड़े कुलों के युग के बाद निश्चित रूप से माल कमाया। लेकिन अब 7 बड़े कुल खत्म, उड़ान ग्रुप अभी भी उसका विरोध करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? रणवीर रायचंद ने भौहें सिकोड़ी। जयपुर में ये खबर सुनते ही उसे लगा बात साधारण नहीं, इसलिए तुरंत लौट आया।
पूर्व देश की संबंधित इंडस्ट्रीज में लीडिंग पोजीशन के अलावा उड़ान ग्रुप एक संगठन का प्रमुख है जिसकी अध्यक्षता दुर्गेश दत्ता करता है। इस संस्था के जरिए वो राष्ट्र के 90% कच्चे माल पर एकाधिकार रखता है, हर उद्यम को उनके साथ सहयोग मजबूर करता है और मटेरियल की कीमतें मनमाने नियंत्रित करता है, दोनों तरफ मुनाफा। विक्रम की व्याख्या सुनकर रणवीर रायचंद की आंखों में ठंडक दौड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं अनन्या इतनी बेचैन थी। उड़ान ग्रुप न सिर्फ प्रतिस्पर्धा खत्म करता है बल्कि सारा कच्चा माल एकाधिकार करता है, ये सीधे अनन्या को दबाना है। सामान्य बिजनेस में सहयोग हो या न हो, रणवीर रायचंद को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उड़ान ग्रुप के तरीके हद से बाहर हैं। 10 मिनट बाद गाड़ी मंजिल पर पहुंची। रन्या टेक्सटाइल्स, ये छोटी टेक्सटाइल फर्म मूल रूप से रायचंद कुल की थी। रघुवीर रायचंद ने अपने बच्चों के नाम के आखिरी अक्षर लेकर कंपनी का नाम रखा था। रायचंद कुल के नष्ट होने के बाद बची कुछ संपत्तियों में से एक। जाहिर है 7 बड़े कुलों ने इसकी परवाह नहीं की, इसलिए ये अपेक्षाकृत बची रही। अनन्या शर्मा ने सारे उद्यम संभालने के बाद इसे ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। यहाँ रोजाना ऑफिस काम से परिचित होने की योजना थी। सब कुछ एकीकृत करने के बाद ही शिफ्ट करेगी। इमारत के बाहर रणवीर रायचंद ने कई लग्जरी गाड़ियां देखीं, जिसमें एक रोल्स रॉयस भी, लगातार नंबर प्लेट्स शायद उड़ान ग्रुप की। गाड़ियां सीधे ऑफिस एंट्रेंस पर पार्क थीं। घमंडी रवैया जैसे अनन्या की कंपनी कुछ है ही नहीं। विक्रम, संबंधित विभाग को बता दो कि कोई अवैध पार्किंग कर रहा है, गाड़ी टो करवा लो, कहना मेरे आदेश से। ये कहकर रणवीर रायचंद सीधे कंपनी में घुस गया। अध्याय 150 दादागिरी के तरीके। आपको शुभ प्रभात सर, कैसे मदद कर सकती हूँ? 20 साल की एक जवान लड़की रिसेप्शन पर विनम्रता से पूछा। मैं तुम्हारी बॉस लेडी को ढूंढ रहा हूँ, रणवीर रायचंद ने तेजी से कहा। मतलब अनन्या मैडम? रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। अनन्या मैडम ऊपर मीटिंग में हैं, शायद व्यस्त होंगी। आप कौन हैं? रिसेप्शनिस्ट ने सावधानी से पूछा। रणवीर रायचंद, उसने निर्णायक स्वर में कहा। क्या? रणवीर रायचंद। रिसेप्शनिस्ट का मुंह आश्चर्य से खुला गया। दिल्ली में हर कोई रणवीर रायचंद का नाम गूंजता हुआ सुनता है। अचानक सामने देखकर सपना लग रहा था। खुद बॉस को नाम से बुलाने की हिम्मत। विक्रम ने हंसकर कहा। माफ करना प्रेसिडेंट रणवीर, मेरा मतलब नहीं था, माफ कर दें। लड़की कांपते हुए बोली। उसने जल्दी माफी मांगी। रणवीर रायचंद ने विक्रम को घूरा लड़की को डराने के लिए। डरो मत, मैं बस घूमने आया हूँ। अनन्या मैडम किस मंजिल पर हैं? 5वीं मंजिल पर, मैं आपको ले चलती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी कहा, रास्ता दिखाते हुए। पतली, जोश से भरी, जाहिर है यूनिवर्सिटी से ताज़ा 5वीं मंजिल के चमकदार कॉन्फ्रेंस रूम में अनन्या शर्मा बेचैन लग रही थी। प्रेसिडेंट दुर्गेश, क्या हमने पहले से सहमति नहीं कर ली थी? तैयार होते ही सारे शिपमेंट ऑर्डर एकीकृत करके उड़ान को प्रोडक्शन के लिए दे दूंगी। मैं लगभग खत्म करने वाली हूँ, फिर भी तुमने अचानक पीछे हट गए। ये ठीक नहीं न? प्रेसिडेंट अनन्या, जैसा मैंने पहले कहा, कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि 7 बड़े कुलों के पतन से बाजार में उथल पुथल है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी है और पहले दूसरे पार्टनर्स की आउटपुट को प्राथमिकता देनी है। कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने 30 साल का आदमी बैठा था, सूट में, थोड़ा मोटा। उसका नाम दिव्यांश दत्ता था, उड़ान ग्रुप का युवा मास्टर और दुर्गेश दत्ता का बेटा। आज अपनी टीम लेकर अनन्या शर्मा से बात करने आया था। बिजनेस विश्वास पर टिका है। तुम्हारा अचानक तोड़ना कई इंडस्ट्रीज को भारी झटका देगा, यहाँ तक कि पूंजी संकट से दिवालिया तक हो सकता है। अनन्या शर्मा ने कहा, आवाज में गुस्सा झलक रहा था। क्या हम अपनी इंडस्ट्रीज नहीं सोचते? दिव्यांश दत्ता ने ठंडे स्वर में कहा। क्या कोई गुंजाइश नहीं? अनन्या शर्मा ने पूछा। है, दिव्यांश दत्ता ने अचानक कहा। यूनिट प्राइस बढ़ा सकते हो, उड़ान ग्रुप तुम्हारा कुछ ऑर्डर ले सकता है। कितना बढ़ाना है? अनन्या शर्मा ने पूछा। कच्चा माल इतना टाइट है, तुम्हारा ऑर्डर लेना दूसरे पार्टनर्स को नाराज करेगा। वो लागत जोड़कर मान लो 5 गुना कीमत, दिव्यांश दत्ता ने सपाट स्वर में कहा। 5 गुना? अनन्या शर्मा का चेहरा बदल गया। दिमाग में तेज गणना से पता चला कि इस दर से हर इंडस्ट्री ऑर्डर से कंपनियों को सैकड़ों अरब अतिरिक्त खर्च, शुद्ध मुनाफे से कहीं ज्यादा। सीधी लूट। वो स्पष्ट रूप से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट दिव्यांश, थोड़ी सच्चाई दिखाओ, कीमतें कभी इतनी नहीं रही। अनन्या शर्मा की आवाज ठंडी हो गई। अगर स्वीकार नहीं कर सकती तो कुछ नहीं कर सकते। दिव्यांश दत्ता बिल्कुल उदासीन लग रहा था। देर हो रही है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। बोलते हुए वो खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट दिव्यांश, रुको। अनन्या शर्मा ने हार नहीं मानी। कोई और रास्ता नहीं। दिव्यांश दत्ता का दिल धड़का अनन्या के चेहरे की बेचैनी देखकर। एक और विकल्प है, क्या मैं रेस्टोरेंट बुक करूं और हम ठीक से बात करें आज रात? मूर्ख भी समझ जाता कि मतलब क्या था। जरूरत नहीं, अनन्या शर्मा ने साफ इनकार कर दिया। वो जल्दी सुलझाना चाहती थी, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। तो भूल जाओ, दिव्यांश दत्ता ने ठंडे से कहा। धड़ाम। उसी पल बाहर से ठंडी आभा का तूफान आया।
कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर एक आकृति सीधे प्रकट हुई, जैसे कोई देवता उतरा हो। भयानक दबाव सब पर छा गया। मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ डिनर करने की फुर्सत नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूं क्या? रणवीर रायचंद ने कहा। उसकी ठंडी नज़र दिव्यांश दत्ता पर तलवार की तरह जमी। आदमी का दिल सिकुड़ गया। रणवीर रायचंद। दिव्यांश दत्ता चौंक गया। उसके बारे में सुनी हर अफवाह दिमाग में घूम गई। उसने मुश्किल से निगला, चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर, अनन्या शर्मा चिल्लाए, हैरान। उसे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी लौट आएगा। सर्श सर्श सर्श। पल भर में विक्रम और बाकी आ गए। रणवीर रायचंद के पीछे खड़े होकर तेज हत्या की नीयत फैलाते दिव्यांश दत्ता की घबराहट और गहरी हो गई। यंग मास्टर रणवीर, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट अनन्या की चिंता देखी और कहीं शांत जगह बात करने की सोची। रणवीर रायचंद के सामने चाहे कितना बड़ा बैकिंग हो, विनम्र रहना पड़ता था। ये वो आदमी था जिसने अकेले 7 बड़े कुलों को रौंदा और पूर्व देश में रायचंद कुल को सबसे बड़ा बना दिया। ये रुद्रधाम का हॉल मास्टर भी था, जिसके असंख्य अधीनस्थ पूरे क्षेत्र को डराते थे। दिव्यांश दत्ता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अनन्या शर्मा के साथ एक पल की शरारत, उसके साथ छेड़खानी रणवीर रायचंद सुन लेगा। ऐसा है? रणवीर रायचंद ने ठंडे से पूछा। अचानक हाथ उठाकर दिव्यांश दत्ता के चेहरे पर थप्पड़ मारा। धाड़। भयंकर ताकत से दिव्यांश दत्ता उड़ गया, जमीन पर गिरा, मुंह से खून उगलते हुए। अनुबंध तोड़ना अलग बात, लेकिन उसकी पत्नी को ललचाना, जीना छोड़ना चाहता है। तुमने मुझे मारा। दिव्यांश दत्ता स्तब्ध था। वो जानता था रणवीर रायचंद को छू नहीं सकता, लेकिन उड़ान ग्रुप का युवा वारिस होने के नाते जीवन में कभी थप्पड़ नहीं खाया था। क्या इसके बजाय मार डालूं? रणवीर रायचंद ने ठंडे से पूछा। उसके श्याम चल पड़ा। मुझे मत मारो, कोई रोक लो। दिव्यांश दत्ता डर से चिल्लाया। उसके लाए आदमी दांत पीसकर हिलने वाले थे। विक्रम की नजर उन पर पड़ी। कोई हिला तो देखता हूं कितनी हिम्मत है। ठंडी दहाड़ से सब कांप उठे। हिलना भी तुरंत रोक दिया। ये रुद्रधाम के योद्धा थे, कौन विरोध करता? दिव्यांश दत्ता का चेहरा बचाने के लिए ही नहीं तो अब तक माफी मांगकर भाग चुके होते। उन्हें तो विक्रम की दहाड़ के लिए शुक्रिया लग रहा था। अगर हिलते तो अब तक मर चुके होते। रणवीर रायचंद आगे बढ़ा। दिव्यांश दत्ता डर से पीछे हटा। रणवीर रायचंद, जल्दबाजी मत करो। मैं उड़ान ग्रुप का युवा वारिस हूँ। मुझे छुआ तो तुम्हारे नाम की हर इंडस्ट्री दिवालिया हो जाएगी। अभी भी धमकी? रणवीर रायचंद ने हंसा, फिर दिव्यांश दत्ता को लात मारी, दीवार से टकराया, उछलकर जमीन पर गिरा, चेहरा सूजा हुआ। उसका सारा घमंड टूट गया। घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाया, यंग मास्टर रणवीर, माफ कर दो, मैं फिर कभी मुंह नहीं खोलूंगा। तो अच्छे से याद रख, ये मेरी पत्नी है। अगर फिर कभी असम्मान किया तो सिर्फ सबक से नहीं छूटेगा। रणवीर रायचंद की आवाज तेज थी। हाँ हाँ हाँ, जान बख्शने का शुक्रिया यंग मास्टर रणवीर। दिव्यांश दत्ता ने डर से बक दिया, मौके पर मार दिए जाने से डरा हुआ। अब अनुबंध की बात करें, रणवीर रायचंद ने ठंडे से कहा। ठीक। दिव्यांश दत्ता ने जल्दी सिर हिलाया, उठने की कोशिश की। क्या मैंने खड़े होने को कहा? रणवीर रायचंद ने ठंडे से पूछा। धड़ाम। डर से दिव्यांश दत्ता फिर घुटनों पर गिर पड़ा। देर हुई तो जान जाने का डर। ये देख अनन्या शर्मा अवाक रह गई। उड़ान ग्रुप का घमंडी युवा वारिस, जो बातचीत में उस पर हावी था, अब रणवीर के सामने खड़े होने की योग्यता भी नहीं। मैंने जांच कर ली, तुम्हारा उड़ान ग्रुप ने बिना चेतावनी अनुबंध तोड़ा, सही? रणवीर रायचंद ने पूछा। हमारी मजबूरियां थीं। दिव्यांश दत्ता शुरू करने वाला था, लेकिन रणवीर रायचंद ने काट दिया। मुझे तुम्हारी मजबूरियां नहीं सुननी, पहले तुमने तोड़ा। रणवीर रायचंद अनन्या शर्मा की ओर मुड़ा। प्रोडक्शन रुकी तो कितना नुकसान? लगभग 50 अरब। ये इस साल का ट्रेड वॉल्यूम। आगे का प्रभाव गिनना मुश्किल। अनन्या शर्मा ने कहा। सालाना 50 अरब, तुम्हारी मांगी 5 गुना कीमत से 250 अरब मुआवजा, रणवीर रायचंद ने ठंडे से कहा। हिस। दिव्यांश दत्ता आंकड़े से दंग रह गया। 250 अरब? उड़ान ग्रुप बेचकर भी इतना नहीं आएगा। तुम लूट रहे हो। रणवीर रायचंद ने व्यंग्य से हंसा। जब दिव्यांश दत्ता ने अनन्या से 5 गुना मांगा था, तब लूट नहीं थी। नहीं चाहिए तो मत दो, जाकर अपने बाप को बता देना, उड़ान ग्रुप का अस्तित्व खत्म हो सकता है। दिव्यांश दत्ता की आंखों में डर चमका। नहीं दिया तो 7 बड़े कुलों जैसा हाल। ठंडा पसीना छूट गया। भागो, रणवीर रायचंद ने दहाड़ा। दिव्यांश दत्ता को जैसे माफी मिली, उठकर अपने आदमियों के साथ अव्यवस्था में भागा। थोड़ी देर बाद नीचे से गुस्से की दहाड़ उठी। अरे, मेरी गाड़ी कहाँ गई? कॉन्फ्रेंस रूम में अनन्या शर्मा चिंतित लग रही थी। रणवीर, ऐसे तरीके अपनाने से उड़ान ग्रुप और भी सहयोग करने को तैयार नहीं होगा न? बिल्कुल। उड़ान को समझाना है कि हमें उनकी जरूरत नहीं। अगर उन्हें लगेगा कि हमारी इंडस्ट्रीज उन पर निर्भर हैं, तो और आगे बढ़ेंगे। रणवीर रायचंद ने ठंडे से जवाब दिया। अध्याय 151, कुछ गड़बड़ है। वह भी अभी दूसरी पार्टी को धमकी देकर सहयोग करने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन अंत में उसने इसका जिक्र तक नहीं किया।
इसके बजाय उसने उन्हें 25,000 करोड़ का मुआवजा देने को कहा या फिर उड़ान ग्रुप को गायब हो जाने का विकल्प चुना। वह बस दूसरी पार्टी को यह समझाना चाहता था कि पूर्व देश में उड़ान ग्रुप कोई अनमोल चीज नहीं है। विक्रम के इतना कहते ही अनन्या शर्मा को तुरंत समझ आ गया। दूसरी पार्टी को सहयोग का प्रस्ताव देने की बजाय जब वे हताश होकर खुद गिड़गिड़ाएंगे तब सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन अनन्या शर्मा ने अचानक कुछ सोचा, अगर दूसरी पार्टी जिद पर अड़ गई तो हम क्या करेंगे? उड़ान ग्रुप का मालिक जिंदगी भर कारोबार में रहा है, इतना अंधा नहीं होगा। अगर सच में वे आखिरी दम तक लड़ें तो उड़ान ग्रुप का गायब होना बस नेतृत्व बदलने जैसा होगा। विक्रम ने शांत स्वर में कहा। उसके दिमाग में सब कुछ पहले से ही साफ था। ये सुनकर अनन्या शर्मा समझ गई कि अगर बात उस मुकाम तक पहुंची तो वे सीधे उड़ान ग्रुप में बड़ा फेरबदल करवा देंगे, जिससे अंतिम उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लगता है मैं सच में बहुत नर्म दिल हूँ, अनन्या शर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कारोबार की दुनिया में कई चीजें आम तरीकों से नहीं सुलझती। अगर वह खुद होती तो शायद आखिर तक इसे संभाल नहीं पाती, क्योंकि सोच ही अलग है। अनन्या, नरमी गलत नहीं है, गलत तो वे लोग हैं जिनके दिल काले हैं, विक्रम ने शांत लहजे में कहा। मैं सच में कंपनी चलाने लायक नहीं हूं, अनन्या शर्मा ने निराश होकर कहा। पहले उसे भी शर्मा परिवार को आगे बढ़ाने का जुनून था, लेकिन इस घटना के बाद उसका दिल टूट सा गया। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। शर्मा परिवार को तो तुम जैसी इंसान की ही जरूरत है, बल्कि पूरे पूर्व देश के कारोबार जगत को, यहाँ तक कि पूरे देश के कारोबार को तुम जैसे उद्यमियों की जरूरत है। जितने ज्यादा तुम जैसे लोग होंगे उतना ही यह जगत सकारात्मक और ऊपर की ओर जाएगा। रणवीर, अनन्या शर्मा ने अचानक उसे गंभीर नजरों से देखा। क्या हुआ? तुम मार्केटिंग के महागुरु बनते तो क्या बुरा था? अनन्या शर्मा ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। हा, विक्रम हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रणवीर रायचंद का चेहरा काला पड़ गया और उसने विक्रम को घूरा। विक्रम ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। हंसी रोकते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। रुद्रधाम का सम्मानित हॉल मास्टर एक बड़े ठग जैसा बता दिया गया। अनन्या, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, रणवीर रायचंद ने कहा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हारा ये पेप टॉक देने के लिए शुक्रिया, अनन्या शर्मा ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तुम खुश रहो, तुम जो भी कहो मैं मान लूंगा, रणवीर रायचंद ने कहा। यह मामला फिलहाल सुलझ गया। अब बस देखना यह था कि उड़ान ग्रुप क्या चुनता है। उद्योगों को एकीकृत करने की बात पर रणवीर रायचंद ने अनन्या को कहा कि जल्दबाजी नहीं है, नुकसान की भरपाई वह खुद कर देगा। रणवीर रायचंद के सामने आने से अनन्या शर्मा को तुरंत बहुत सुकून मिला। फिर उसने रणवीर को रन्या टेक्सटाइल्स घुमाया। रणवीर रायचंद ने चारों तरफ देखकर अनन्या को नए नजरिए से देखा। पहले रन्या सिर्फ एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी थी। कंपनी और फैक्ट्री एक ही जगह थी। पहले लोग सामान बनाते और ई-कॉमर्स पर बेचते। सिर्फ कुछ दर्जन कर्मचारी थे और प्रबंधन पूरी तरह अस्त व्यस्त। रणवीर रायचंद जयपुर से लौटे थे और अब रन्या टेक्सटाइल्स में फैक्ट्री और कंपनी का स्पष्ट बंटवारा था। नए कर्मचारियों की भर्ती हो चुकी थी। न सिर्फ फ्रंट डेस्क था बल्कि प्रोफेशनल ऑपरेशन स्टाफ भी। अनन्या शर्मा ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल कर कई ऑर्डर हासिल किए थे। अब फैक्ट्री जोर शोर से चल रही थी। अनन्या, खुद पर भरोसा रखो। क्या ये प्रबंधन अच्छा नहीं है? रणवीर रायचंद ने तारीफ की। कम बोलो, पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, सब ठीक समझती थी। नतीजा ये कि इतनी बड़ी मुसीबत आए और कोई बैकअप प्लान नहीं था। उड़ान ग्रुप की घटना का जिक्र करते हुए अनन्या शर्मा ने आह भरी। इंसान सीखता और सुधरता साथ साथ है, चिंता मत करो, रणवीर रायचंद ने ढाढ़स बांधा। हाँ, अगली बार जरूर सावधान रहूंगी, अनन्या शर्मा ने खुद को याद दिलाया। वैसे मैं तो पूछना ही भूल गया, दिल्ली के मौजूदा बाजार में हमारी संबद्ध कंपनियां सबसे बड़ी हैं, सालाना सैकड़ों हजार करोड़ के ऑर्डर। उड़ान ग्रुप इसे क्यों नहीं करता? रणवीर रायचंद ने अचानक पूछा। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आसान नहीं है। उड़ान ग्रुप के पास इतनी मोटी रकम का लालच छोड़ने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। उड़ान ने मुझसे कहा कि कच्चा माल कम पड़ रहा है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने किसी रहस्यमयी बड़े ग्राहक से हाथ मिलाया है। सारा माल उसी को दे रहे हैं और मौके का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, अनन्या शर्मा ने गुस्से में कहा। हमारे सैकड़ों हजार करोड़ से भी बड़ा ऑर्डर देने वाला ग्राहक? रणवीर रायचंद थोड़ा हैरान हुआ। वह कारोबार पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन सैकड़ों हजार करोड़ का ऑर्डर किसी भी कंपनी के लिए छोटा नहीं। अचानक ऐसा ग्राहक आ टपका, ऑर्डर की रकम इनसे कहीं ज्यादा, और उड़ान ग्रुप को इतना गुरूर। शायद 70-80 हजार करोड़ से ऊपर का हो। इतना बड़ा ऑर्डर देने वाला, उसका बैकग्राउंड छोटा मोटा नहीं होगा। इस मौके पर रणवीर रायचंद को हमेशा कुछ गड़बड़ लग रहा था। क्या पता है उसकी पृष्ठभूमि? नहीं पता, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। मैं बाद में किसी से जांच करवाऊंगा। इन दिनों तुम आराम करो, हाल में बहुत थक गई होगी, रणवीर रायचंद ने फिक्र के साथ कहा। कोई बात नहीं,
अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर की फिक्र से उसमें एकदम औरत वाली कोमलता झलक आए। मैं जयपुर से कई दिन बाद लौटा हूँ, अच्छा हुआ वापस आया, दोपहर में परिवार के साथ अच्छा खाना खाते हैं, रणवीर रायचंद ने सुझाव दिया। फिर अनन्या के साथ कंपनी से निकलकर रूही को नर्सरी से लेने चले गए। 10 मिनट बाद वे पहुंच गए। यह एक नया किंडरगार्टन था, दिल्ली में काफी मशहूर। आसपास के रिहायशी इलाकों के बच्चे पढ़ते थे और ये रिहायशी इलाके शहर के गोल्डन जोन में थे। ज्यादातर परिवार बहुत अमीर, सालाना फीस ही 50-60 हजार आम परिवार के बस की नहीं। विक्रम ने उन्हें एक साधारण कमर्शियल गाड़ी से छोड़ा। किंडरगार्टन के गेट पर खड़ी कई लग्जरी गाड़ियों के सामने वह बिल्कुल फीकी लग रही थी, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी उदासीन थे। रणवीर रायचंद को परवाह नहीं थी। स्थिति समझाकर वह गेट पर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक छोटे कद की औरत आई। किंडरगार्टन टीचर थी, 30 साल के करीब, पतला बदन, लंबा घोड़े जैसा चेहरा, बिल्कुल सख्त लग रही थी। रूही की मम्मी, आप इस समय कैसे? पतली टीचर ने विनम्रता से पूछा। टीचर दिव्या, रूही के पापा वापस आए हैं, इसलिए हम रूही को लेने आए हैं। आज दोपहर की छुट्टी करवा रहे हैं, अनन्या शर्मा ने समझाया। लेकिन रूही सबके साथ खूब मस्ती कर रही है, अगर आप अभी ले गए तो बाकी बच्चे निराश हो जाएंगे, आगे ग्रुप में घुलने मिलने में दिक्कत होगी, टीचर दिव्या ने अनुभवी अंदाज में कहा। ऐसा है? अनन्या शर्मा हिचकिचाई। हाँ, बच्चे इस उम्र में बहुत संवेदनशील होते हैं, उन्हें ग्रुप एक्टिविटी में ज्यादा मौके दो, आगे फायदा होगा। टीचर दिव्या की लगातार मनुहार से अनन्या शर्मा डोल गई और रणवीर रायचंद की ओर देखा। रणवीर, शाम को ले आए। रणवीर रायचंद ने जवाब नहीं दिया, सीधे टीचर दिव्या को घूरा और ठंडे स्वर में बोला, जरूरत नहीं, रूही को बुलाओ। अध्याय 152, जो कोई मेरे बच्चे को चोट पहुंचाए। टीचर दिव्या की मुस्कान जम गई। अनन्या शर्मा ने हैरानी से रणवीर रायचंद को देखा। क्या वह कोई दूसरा इंसान बन गया था? सुना नहीं, मेरी बेटी को अभी बाहर लाओ। रणवीर रायचंद की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, उसमें एक अटल अधिकार था। उस भयानक आभा के सामने टीचर दिव्या की हिम्मत टूट गई। फिर भी उसने तर्क दिया, रूही के पापा, आपका मतलब? मैं तो सिर्फ आपके बच्चे का भला सोच रही हूँ। आखिरी बार पूछता हूँ, मेरी बेटी को लाओगी या नहीं? रणवीर रायचंद का लहजा पूरी तरह उदासीन, उसे उसकी बकवास से कोई मतलब नहीं। अब अनन्या शर्मा को भी कुछ गड़बड़ लगी। ऐसी छोटी सी बात, फिर टीचर दिव्या इतना अड़ क्यों रही है? टीचर दिव्या, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। बिल्कुल नहीं, उसने साफ इनकार किया, लेकिन चेहरा पहले ही बदल चुका था। हम सिर्फ अपना बच्चा लेने आए हैं, आप बार बार मना क्यों कर रही हैं? अनन्या शर्मा ने दबाव डाला। दरअसल, टीचर दिव्या हकलाए, शब्द गले में अटक गए। इसे पूछना बंद करो, रणवीर रायचंद ने बीच में काटा और सीधा किंडरगार्टन के अंदर घुस गया। अरे, क्लास चल रही है, आप ऐसे नहीं घुस सकते। टीचर दिव्या ने रोकने की कोशिश की और सिक्योरिटी को बुलाया। दूर हट। एक ठंडी चीख के साथ उसकी हत्या की इच्छा फूट पड़ी। गार्ड डर से कांप उठा। अजय रुद्रदेव की गरिमा कोई साधारण इंसान झेल नहीं सकता। रूही के पापा, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे घुसना ठीक नहीं। टीचर दिव्या घबरा कर रोकने की कोशिश करती रही। रणवीर रायचंद ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ठंडी नजरों से घूरा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, वह कांपकर वहीं जम गई। दोबारा रोकने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर क्लासरूम की ओर बढ़ गया। कुछ पल बाद रणवीर रायचंद का कद क्लासरूम के दरवाजे पर दिखा। अंदर एक जवान टीचर रूही के चेहरे पर दवा लगा रही थी। पापा। रणवीर रायचंद को देखते ही रूही चमक उठी और दौड़कर उसके गले लग गई। उसने उसे गोद में उठाया और उसके माथे को गौर से देखा। लंबा, खुरचकर लाल घाव, बड़ी सूजन, देखते ही दिल दहल गया। उसका दिल सिकुड़ गया, आंखों में आग भड़क उठी। यह क्या हुआ? कुछ नहीं, रूही के सर, आप बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, टीचर ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बच्चे को इतनी चोट और तुम कहती हो कुछ नहीं। रणवीर रायचंद गरजा। वह अभी भी मुस्कुरा कैसे रही है? उसे वहीं अपन कर देने का मन किया। तभी अनन्या शर्मा पहुंची। चोट देखकर चीख पड़ी, रूही, तेरे चेहरे को क्या हुआ? उसने बेटी को गले लगाया, दिल दुख से भर आया, आंखें चिंता से नम। बस टकरा गई थी, हम दवा लगा रहे हैं। टीचर दिव्या जल्दी से सफाई देने दौड़ी आई। टकरा गई? भूतों को झूठ बोलो। रणवीर रायचंद की आवाज बर्फ जैसी, उसे कुचल देने का मन था। रूही, मम्मी पापा से बता, तेरे को चोट कैसे लगी? उसने गुस्सा दबाकर नर्म स्वर में पूछा। मैं डर रही हूँ। रूही ने होंठ काटा, अभी भी डरी हुई थी। डर मत रूही, अनन्या शर्मा ने ढाढ़स बांधा। उसकी लाडली इतनी डरी हुई, दिल सहन नहीं कर रहा था। सच में बस गलती से टकरा गई थी। टीचर दिव्या बेचैनी से जोर देती रही। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। रणवीर रायचंद के बोलने से पहले ही रूही चीख पड़ी। तो सच क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने नर्म स्वर में पूछा। धीरज ढोलकिया ने मुझे धक्का देकर गिराया, रूही ने हिम्मत जुटाकर कहा।
बूम! ये सुनते ही रणवीर रायचंद का गुस्सा फट पड़ा। एक छोटी बच्ची को इस तरह धक्का देना कितना जहरीला काम है। धीरज ढोलकिया कौन है? उसने गरज कर पूछा। वह रहा। छोटी छोटी उंगलियां एक साथ इशारा करने लगीं। रणवीर रायचंद की नज़र एक मोटे बच्चे पर ठहर गई, बाकियों से एक सिर ऊंचा और दोगुना चौड़ा, 6-7 साल का लग रहा था। तूने रूही को क्यों धक्का दिया? रणवीर रायचंद ने गुस्सा दबाते हुए पूछा। अगर खेल खेल में हुआ होता तो गुस्सा आता, लेकिन मजबूरन सह लेता। मुझे मन किया तो क्या? उसने मुझे इग्नोर किया। बच्चा खुलेआम दादागिरी दिखा रहा था। नाक ऊंची, बड़े से बड़ा डर नहीं। वह रूही पर जोर से चिल्लाया भी। मूर्ख रूही, फिर शिकायत की तो अगली बार और मारूंगा। मेरे सामने मेरे बच्चे को धमकी। रणवीर रायचंद का पारा 7वें आसमान पर। उसे लगा था खेल कूद में हुआ, लेकिन ये बच्चा जानबूझकर रूही को सताता था, बिल्कुल परवरिश ही नहीं। इतना घमंडी और बेलगाम, ये तुम्हारा गलती से टकराना है। रणवीर रायचंद ने मुड़कर टीचर दिव्या को ठंडी नजरों से घूरा। वह शर्मा गई, बोल नहीं पाए। मुझे समाधान चाहिए अभी, रणवीर रायचंद ने बर्फीले स्वर में कहा। हमारी गलती थी, लेकिन हमने तुरंत इलाज किया, शांत हो जाए। टीचर दिव्या ने माफी मांगी। बस इतना, साधारण माफी और मामला रफा दफा सा छिपाकर। उसने डांटा। दरअसल मैं आपके भले के लिए सोच रही थी, उसने अचानक दावा किया। मेरा बच्चा सताया जाए, तुम छिपाओ और इसे मेरा भला कहती हो। रणवीर रायचंद ने ठठाकर हंसी। कैसा बकवास तर्क। सर, शांत रहिए। धीरज ढोलकिया के पापा बहुत रसूख वाले हैं, मैं सलाह दूंगी कि इसे बड़ा न बनाएं, वह झुंझला कर बोली। रसूख वाले? रणवीर रायचंद को ये शब्द सुनकर हंसी आ गई। चाहे कितना भी बड़ा रसूख रणवीर रायचंद से बड़ा हो सकता है। वैसे भी किसी को चोट पहुंचाना गलत है, स्टेटस से कुछ नहीं होता। मैं शांत नहीं रह सकता। स्कूल समाधान नहीं करेगा तो मैं करूंगा। उसने बच्चे की ओर मुड़ा। रूही से माफी मांग। अभी नहीं मांगूंगा। तू क्या कर लेगा? न्या, बच्चे ने जीभ निकाली। रणवीर रायचंद बदमाश बच्चों को बर्दाश्त नहीं करता। उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। बच्चा उड़कर जमीन पर गिरा और दर्द से चीखने लगा। स्टाफ हैरान रह गए। यह आदमी तो आग है। रूही के सर, ये स्कूल है, हिंसा नहीं चलती। मैं आदेश देती हूँ कि रुक जाए। टीचर दिव्या चीखी। नियम की बात करती हो? मेरे बच्चे को सताया गया, तब तुम कहाँ थी? रणवीर रायचंद ने पलट कर कहा, फिर बच्चे को घूरा। माफी मांगेगा, हाँ या ना? नहीं मांगूंगा। मेरे पापा आएंगे तो तुझे कुचल देंगे। बच्चा जिद पर अड़ा चीखा। ठीक है, मांगने तक पीटता रहूंगा। रणवीर रायचंद आगे बढ़ा। उसे परिणामों की परवाह नहीं, पिता को अपने बच्चे की रक्षा करनी ही चाहिए। सर, मैं चेतावनी देती हूँ, एक कदम और मैं पुलिस बुलाऊंगी। टीचर दिव्या उस पर झपटी। चेताक। बिना बोले रणवीर रायचंद ने उसे भी उड़ा दिया। अध्याय 153। तेरे पूरे परिवार को पीटूंगा। वह पहले से ही काफी सब्र कर चुका था, फिर भी दूसरी पार्टी अभी भी बीच बचाव और रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी। मतलब अगर रूही को सताया जाए तो वे मनमानी करें, लेकिन इस बदमाश से साधारण माफी मांगना भी गुनाह। कैसा तर्क है ये? जल्दी ही बच्चे की चीखें पूरे क्लासरूम में गूंजने लगीं। जल्दी धीरज ढोलकिया के माता पिता को फोन करो, टीचर दिव्या ने जल्दबाजी में कहा। कुछ मिनट बाद एक मर्सिडीज तेजी से आई और आखिरकार किंडरगार्टन के गेट पर रुकी। एक मोटा तगड़ा मध्य उम्र का आदमी और घुंघराले बालों वाली आकर्षक औरत जल्दी से उतरे। धर्मेश सर, आप आ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने विनम्रता से स्वागत किया। मेरा बच्चा कहाँ है? धर्मेश ढोलकिया ने सीधे पूछा। अंदर है, मैं ले चलता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उत्सुकता से बोला। ये धर्मेश ढोलकिया कोई साधारण नहीं, दिल्ली की एक कंपनी के मालिक, नेटवर्थ 10 करोड़ से ऊपर। अगर गार्ड सही खेल खेले तो शायद धर्मेश ढोलकिया की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। धर्मेश ढोलकिया और उनकी पत्नी तेज कदमों से क्लासरूम की ओर दौड़े। रूही की मम्मी, जल्दी अपने पति को समझाओ। धीरज ढोलकिया के पापा कंपनी मालिक हैं, बहुत पैसा और रसूख। अगर बात बढ़ाई तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, टीचर दिव्या ने छिपी धमकी के साथ कहा। अनन्या शर्मा अवाक रह गई। किंडरगार्टन टीचर इतनी चापलूस कैसे हो सकती है? सिर्फ इसलिए कि धीरज ढोलकिया के पापा कंपनी मालिक हैं, वे रूही को मनमाने सता सकते हैं। उसने सुना तो था कि स्कूल टीचर स्टेटस के हिसाब से भेदभाव करते हैं, लेकिन आज इतना घिनौना उदाहरण देखने को मिलेगा, सोचा नहीं था। क्योंकि अनन्या शर्मा ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहती थी, रूही का दाखिला कराते वक्त टीचर की पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ कहा था कि साधारण ऑफिस वर्कर हैं। नतीजा, टीचर ने भेदभाव शुरू कर दिया। अनन्या शर्मा के जवाब देने से पहले टीचर दिव्या ने अचानक कुछ देखा। दरवाजे की ओर देखते हुए उसकी आंखें कांपने लगीं। धर्मेश सर, उसने अत्यधिक विनम्रता से कहा, तुरंत आगे बढ़कर स्वागत किया। मेरा धीरज कहाँ है? धर्मेश ढोलकिया ने जोर से पूछा। नजरें क्लासरूम पर दौड़ाईं। उसने तुरंत देख लिया कि उसका बच्चा रणवीर रायचंद के हाथों पिट रहा है। पापा, मुझे बचाओ, धीरज ढोलकिया जोर से चीखा।
हरामी, मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत। धर्मेश ढोलकिया का खून खौल उठा। वह सीधा रणवीर रायचंद पर झपटा। मौत मांगता है। रणवीर रायचंद ने ठंडी नजर उस पर डाली। उसे लगा था माता पिता माफी मांगने आए हैं, लेकिन इतना घमंड। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा बदमाश बच्चा पैदा हुआ। धड़ाम। धर्मेश ढोलकिया रणवीर रायचंद से आधा मीटर दूर था कि रणवीर की आभा ने उसे उड़ा दिया। वह जमीन पर गिरा, दर्द से मुंह बिचकाया। वाह, कितना हैंडसम। धर्मेश ढोलकिया की पत्नी पहले तो भड़कने वाली थी, लेकिन रणवीर रायचंद के मुड़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। खड़ी क्या है, जाकर उसे फाड़ डाल। धर्मेश ढोलकिया गुस्से में गरजा। हाँ हाँ। धुंधराले बालों वाली औरत होश में आए और रणवीर रायचंद पर जोर से झपटी। तूने मेरे बच्चे और मेरे पति को मारा, मैं तेरे साथ जान की बाजी लगा दूंगी। चटाक। रणवीर रायचंद ने बिना देर किए उसे भी उड़ा दिया। खून छिटक आया। टीचर दिव्या और बाकी सब दंग रह गए, हैरानी से चीख पड़े। बस एक पल में धर्मेश ढोलकिया का पूरा परिवार तीनों जमीन पर पिट कर पड़े थे। डरावना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? यकीन नहीं होता तो देखो, मैं तुम्हें दिल्ली से गायब करवा दूंगा। धर्मेश ढोलकिया गुस्से में चीखा, तुरंत फोन निकालकर बैकअप बुलाने लगा। धड़ाम। रणवीर रायचंद ने बड़ा पैर रखकर उसकी छाती पर जोर से कुचला। क्रैक। हड्डी टूटने की तेज आवाज गूंजी। धर्मेश ढोलकिया का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया, सांस रुक सी गई। मुझे बकवास करने का टाइम नहीं। माता पिता आ गए, अच्छा हुआ। मेरे बच्चे से साथ में माफी मांगो, वरना तुम्हें मार डालूंगा। रणवीर रायचंद ने जोर से गरजा। उसकी आंखें तलवार जैसी। धर्मेश ढोलकिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। किंडरगार्टन का स्टाफ इस वक्त डर से कांप रहा था, मानो विश्वास ही न हो रहा हो। रूही के पापा पागल हो गए हैं। धर्मेश ढोलकिया के परिवार को पीट कर लिटा दिया, ऊपर से जान से मारने की धमकी। उससे निकल रही ठंडी हवा ने सबको बुरी तरह डराया। किसी को शक नहीं था और कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं माफी मांगता हूँ, धर्मेश ढोलकिया कांपती आवाज में बोला। उसके सामने का ये जवान शैतान जैसा था, वह पहले ही डर से अकड़ गया था। मैं माफी मांगती हूँ, मैंने अपने बच्चे को अच्छे से नहीं सिखाया। धुंधराले बालों वाली औरत ने भी जल्दी माफी मांगी। रणवीर रायचंद की नजर उस बदमाश बच्चे पर गई। वह बच्चा तो पहले ही डर से आत्मा उड़ चुकी थी। रोते हुए रूही से माफी मांग ली। इस बार छोड़ देता हूँ, आगे संभल कर रहना। रणवीर रायचंद उठा और टीचर दिव्या व बाकियों की ओर देखा। तुम्हारा क्या, मेरे बच्चे से माफी नहीं मांगोगे? हाँ हाँ। टीचर दिव्या और बाकियों की हिम्मत कहाँ की मना करें। सबने झुककर रूही से माफी मांगी। यह मामला यहीं खत्म, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। रूही को लेकर जाने को तैयार। इस किंडरगार्टन में फिर नहीं आएंगे। वैसे भी इसे चलने का हक ही नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला ठिया। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बाहर से लोगों का हुजूम आ गया। पूरा प्रवेश द्वार घेर लिया। सब दिल्ली पुलिस के जवान थे, पूरी तरह सशस्त्र, मानो किसी बड़े खतरनाक अपराधी को पकड़ने आए हों। पुलिस आ गई। टीचर दिव्या ने राहत की सांस ली। धर्मेश ढोलकिया दंपति को फोन करते वक्त उसने भी चुपके से पुलिस को बुला लिया था। वही है, उसने किंडरगार्टन में बच्चे को मारा और हमें भी। जल्दी गिरफ्तार करो, धर्मेश ढोलकिया ने दृढ़ता से चीखा, पत्नी के सहारे। उसके बोलते ही कई पुलिस वाले रणवीर रायचंद को देखकर हैरान रह गए। वे तुरंत आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक सलामी ठोकी। रणवीर सर को नमस्ते। पुलिस चीफ नहीं आए? रणवीर रायचंद ने पूछा। चीफ साहब दूसरी जगह व्यस्त हैं। रणवीर सर, कोई आदेश हो तो हमें सीधे दे सकते हैं। ये दृश्य देखकर धर्मेश ढोलकिया को विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस वाले उससे इतने विनम्र क्यों हैं? क्या हो रहा है? इस किंडरगार्टन की टीचरें पक्षपाती हैं और मारपीट करने वाले बच्चे को छिपाती हैं। उम्मीद है आप अच्छे से जांच करेंगे कि उनकी योग्यता पूरी है या नहीं, रणवीर रायचंद ने कहा। जी हाँ, एक पुलिसकर्मी ने तुरंत हामी भरी। और इन लोगों का जैसा उचित लगे वैसा करो, रणवीर रायचंद ने धर्मेश ढोलकिया के परिवार की ओर देखकर कहा। समझ गए आदमी, इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो, पुलिसकर्मी ने आदेश दिया। रुको, मैं तेजस एंटरप्राइजेस का मालिक हूँ। तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है? रणवीर रायचंद, रायचंद परिवार के मुखिया। मुझे छू कर दिखाओ, धर्मेश ढोलकिया ने जल्दी कहा। ये सुनकर पुलिस वालों के चेहरे पर अजीब भाव आए। वे तुरंत रणवीर रायचंद की ओर देखने लगे, हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुम्हारा बॉस रणवीर रायचंद है? रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, दिल्ली में हो तो रणवीर रायचंद का नाम सुना ही होगा। अगर अक्ल है तो पुलिस को जानते हो, इसलिए मुझे छूने की सोच भी मत, धर्मेश ढोलकिया ने घमंड से कहा। रणवीर रायचंद का नाम लेते ही पहले का डर गायब हो गया। मुझे तो पहचानते क्यों नहीं? रणवीर रायचंद ने हल्के से कहा। सनसनी, धर्मेश ढोलकिया का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। वह विश्वास से रणवीर रायचंद को देखने लगा। मैं रणवीर रायचंद हूँ, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा।
यह एक वाक्य सुनकर धर्मेश ढोलकिया और उसकी पत्नी की सांस रुक गई, शरीर ठंडा पड़ गया। ये नाम कौन नहीं जानता, कौन नहीं सुना। मानो आसमान से बिजली गिरी हो। दोनों तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर सिर पटकने लगे, माफी मांगने लगे। मजाक है क्या? ये रुद्रधाम का मास्टर, दिल्ली के 7 बड़े परिवारों को नेस्तनाबूद करने वाला अजय योद्धा, उससे दुश्मनी, जिंदगी से तंग आ गए हैं क्या? अध्याय 154 साजिश। रणवीर रायचंद। टीचर दिव्या के दांत किटकिटाने लगे। उसकी नजरें अनन्या शर्मा से रूही पर गईं और उसे तुरंत सब समझ आ गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने रणवीर रायचंद के बच्चे का विरोध किया था। हे भगवान! उस पल टीचर दिव्या डर से जमीन पर ढेर हो गई। रणवीर सर, अनन्या मैडम, मैं अंधी थी, मेरा व्यवहार बहुत खराब था। कृपया दया करके इस छोटे इंसान को माफ कर दें। बाकी किंडरगार्टन स्टाफ भी उतने ही डरे हुए थे, दिल छाती से बाहर आने को था। रणवीर रायचंद कौन है, इसका बताने की जरूरत नहीं। 7 बड़े परिवारों को नेस्तनाबूद करके रायचंद परिवार की पुनरुत्थान की घोषणा करने के बाद रणवीर रायचंद पूर्व देश के भगवान बन चुके थे। आज उन्होंने एक जीते जागते देवता को अपमानित कर दिया। सिर्फ सोचकर ही कांपने लगे। अगर वह उन्हें नहीं मारा तो ये खुद दया होगी। अब एक और बात, कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करके मनमानी कर रहा है। उम्मीद है पुलिस अच्छे से जांच करेगी, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। जी हाँ। पुलिस अधिकारी जल्दी से सिर हिलाने लगे। बिना देर किए रणवीर रायचंद अनन्या और रूही को लेकर मुड़कर चले गए। गेट के बाहर वही सिक्योरिटी गार्ड जो पहले उदासीन था, अब उसी कमर्शियल गाड़ी को पहुंच रहा था। रणवीर सर, अनन्या मैडम, आपकी गाड़ी चमक रही है, कृपया सवार हों। गार्ड ने चापलूसी से कहा। काश तुम किंडरगार्टन की रक्षा भी इतनी मेहनत से करते। रणवीर रायचंद ने तंज कसा और अनन्या व रूही को गाड़ी में बिठाया। वे जाते ही किंडरगार्टन में चीखें गूंजने लगीं। धर्मेश ढोलकिया ने अपने बेटे को पकड़कर जोरदार पिटाई की। रणवीर रायचंद के बच्चे को सताना, जल्दी मरना चाहता है क्या? उसकी कंपनी पहले 7 बड़े परिवारों से फंडेड थी। उनके खात्मे के बाद निवेशक अप्रत्यक्ष रूप से रणवीर रायचंद बन गए थे। उसे उम्मीद थी कि इस हवा का फायदा उठाकर आगे बढ़ेगा। अब सिर्फ दिवालिया होने का इंतजार। गाड़ी में रणवीर रायचंद का गुस्सा अभी भी जल रहा था। अगर जगह अलग होती तो पूरा ठिया जला देता। यह उसकी लाडली बेटी थी, फिर भी इतना सताया गया। अनन्या, तेजस एंटरप्राइजेस की क्या कहानी है? रणवीर रायचंद ने थोड़ा शांत होकर पूछा। पहले 7 बड़े परिवारों से फंडेड थी, बहुत बड़ी नहीं। उनके पतन के बाद निवेशक हम बन गए, लेकिन मैं कभी धर्मेश ढोलकिया से नहीं मिली, अनन्या शर्मा ने जवाब दिया। अगर सब कुछ एक होल्डिंग में लाना है तो धर्मेश ढोलकिया जैसे बड़बोले ग्रुप की इज्जत को नुकसान पहुंचाएंगे। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। तो निवेश वापस ले लूं? अनन्या शर्मा ने पूछा। इतनी झंझट की जरूरत नहीं। तुमने सारी फर्में मैप की है ना? सबके बैकग्राउंड चेक करो, जिसमें भी दाग हो तुरंत निकाल बाहर करो, फिर हमारे भरोसेमंद लोगों को ट्रेन करके सौंप दो। 1000 मील का बांध एक चींटी के बिल से ढह जाता है। रणवीर रायचंद ने कहा। समझ गई, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। रूही को चोट लगी थी, दोपहर का खाना खाने का मूड नहीं। रणवीर और अनन्या उसे सीधे अस्पताल ले गए। स्पेशलिस्ट की राय ली। स्कैन में दिमाग को कोई चोट नहीं, कुछ सूजन की दवा लेकर निकले। पापा, मैं ठीक हूँ, अब गुस्सा मत करो, रूही ने नर्म स्वर में कहा, रणवीर रायचंद का ठंडा चेहरा देखकर। पापा को बस तेरे लिए दुख होता है, तुझे ठीक देखकर सब ठीक हो जाता है। रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी चेक किया था, इस किंडरगार्टन की रिव्यू अच्छी थी, किसे पता था टीचरें इतनी घटिया होंगी। अनन्या शर्मा अभी भी गुस्से में थी। रूही का दाखिला उन्होंने करवाया था, इसलिए अपराध बोध था। हो गया, दूसरा ढूंढ लेंगे, रणवीर रायचंद ने कहा। हाँ, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। रणवीर रायचंद ने समय देखा। हंगामा करने में 1 बज गया था। वे पास के रेस्तरां चुनकर उसी दिन अधिकारियों ने छापा मारा। किंडरगार्टन कई जांचों में फेल हुआ और हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तेजस एंटरप्राइजेस के धर्मेश ढोलकिया घर पहुंचे ही थे कि उन्हें चेयरमैन पद से बर्खास्तगी की सूचना मिली और कई आरोपों में चाय पर बुलावा। रणवीर रायचंद को जब पता चला, उसने अनन्या को संक्षेप में बता दिया। फिलहाल रूही को दूसरे किंडरगार्टन में नहीं डालेंगे, कुछ दिन साथ रहकर उसका सदमा दूर करेंगे। वैसे भी रणवीर रायचंद दिल्ली जल्दी नहीं छोड़ने वाला। मणि की जांच और राशि रायचंद की तलाश के लिए सिर्फ अपडेट का इंतजार था। तत्काल काम सिर्फ अनन्या की सप्लाई चेन की समस्या सुलझाना था। ... दिल्ली के उपनगर में एक विशाल इंडस्ट्रियल पार्क था। एक बड़ी इमारत के ऊपर 4 विशाल अक्षर चमक रहे थे। उड़ान ग्रुप। यह उड़ान ग्रुप का मुख्यालय और फैक्ट्री था। हजारों कर्मचारी, पूर्व देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस। उड़ान टावर के अंदर दिव्यांश दत्ता अपने 50 के करीब पिता के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। पापा, वह रणवीर रायचंद बहुत घमंडी है, 25,000 करोड़ मुआवजा मांग रहा है या उड़ान ग्रुप मिटा देने की धमकी। मुझे इग्नोर कर सकता है, लेकिन आपको रुद्रधाम का मास्टर होकर भी इतना अहंकार।
उसके सामने वाला उसका पिता था, उड़ान ग्रुप के संस्थापक दुर्गेश दत्ता। दुर्गेश दत्ता ने भौहें सिकोड़ी। रणवीर रायचंद सच में घमंडी है, लेकिन उसके पास घमंड करने का हक है। 7 बड़े परिवारों को नेस्तनाबूद कर दिया। पूर्व देश में कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। अगर ठाकुर परिवार ने संपर्क न किया होता तो मैं ये जोखिम नहीं लेता। पापा, ठाकुर परिवार का बैकअप है तो डरने की क्या जरूरत। अभी कुचल दो, उसके ज्यादातर कारोबार ठप कर दो तो पूर्व देश में उसकी जड़ें हिल जाएंगी। हम कारोबार कर रहे हैं, तलवार खून नहीं। दिव्यांश दत्ता ने ठठाकर हंसा। यही प्लान है, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है। अगर हमने ज्यादा दबाया तो गुस्से में उड़ान को जला देगा, दुर्गेश दत्ता ने बेचैनी से कहा। डरने की क्या बात, ठाकुर परिवार का वह करेगा। कुछ हुआ तो हम बेकसूर, लेकिन जीते तो 7 बड़े परिवारों के बिना और रायचंद परिवार रुका हुआ हम पूर्व देश के नंबर 1। दिव्यांश दत्ता उत्साह से बोला। दुर्गेश दत्ता की आंखें चमकीं। बिल्कुल, जीते तो पहले नंबर, हारे तो ठाकुर परिवार और रणवीर रायचंद आपस में लड़ मरें। दिव्यांश, प्लान के मुताबिक चलो। रणवीर रायचंद की इंडस्ट्रीज से सहयोग बंद करो और देखो कितने दिन टिकते हैं। अच्छा, दिव्यांश दत्ता ने सिर हिलाया, होठों पर कपटी मुस्कान। रणवीर रायचंद, ताकतवर हो तो क्या, कारोबार की समझ कहाँ है तेरे पास। तेरे पंख काट दूं तो पूरे पूर्व देश को कत्ल नहीं कर पाएगा ना। आर्यावर्त भी तुझे मनमानी नहीं करने देगा। तुझे अपन कर दूं तो तेरी पत्नी भी तुझे तिरस्कार करने लगेगी, तब मैं सिर्फ छेड़ने तक नहीं रुकूंगा। उस पर रणवीर रायचंद, अनन्या और रूही दोपहर का खाना खाकर ग्रीन पीक ऑर्किड पवेलियन लौटे। वे अंदर घुसे ही थे कि विक्रम खबर लेकर आ गया। हॉल लॉर्ड, मैंने उड़ान ग्रुप के पार्टनर का पता लगा लिया। कौन है वे। अध्याय 155 फिर भरोसा। मधुपुर की एक कंपनी ठाकुर ग्रुप। पीछे से ठाकुर परिवार खींच रहा है। अभी मधुपुर का नंबर 1 परिवार, जड़ें बहुत गहरी। ठाकुर परिवार, रणवीर रायचंद बुदबुदाया। उसने पहले कभी नहीं सुना था और परवाह भी नहीं की थी। ओबरॉय परिवार कमजोर पड़ चुका। लाल गठबंधन ने जयपुर को एकीकृत किया, दोनों को उसने नेस्तनाबूद कर दिया। मधुपुर का तथाकथित नंबर 1 परिवार भी कुछ खास नहीं। इसके अलावा एक और बात पता चली। विक्रम ने जारी रखा। क्या है। ठाकुर परिवार के मधुपुर पर कब्जा करने से पहले उन्होंने याज्ञिक परिवार को निगल लिया था। रणवीर रायचंद की नजर तीखी हो गई। याज्ञिक परिवार तब के 5 बड़े कुलों में से एक। बिल्कुल, विक्रम ने सिर हिलाया। पुष्टि होते ही रणवीर रायचंद का चेहरा ठंडा पड़ गया। उस कालनगर की यात्रा में सिर्फ उसके दादाजी और भैरव ओबरॉय लौटे थे। जनकपुर का यशवर्धन परिवार, मधुपुर का याज्ञिक परिवार, हरिपुर का सक्सेना परिवार, तीनों बड़े परिवारों के मुखिया कालनगर में मारे गए थे। जयपुर में भैरव ओबरॉय ने बताया था कि लौटकर उन्होंने और रणवीर के दादाजी ने तीनों परिवारों से मिलकर श्रद्धांजलि दी थी। बाद में अशांत समय में सारे संपर्क टूट गए। कभी सोचा नहीं था कि दशकों बाद मधुपुर का याज्ञिक परिवार ठाकुर परिवार में विलीन हो जाएगा। रणवीर रायचंद ने भावुक होकर आह भरी। रणवीर, मधुपुर के याज्ञिक परिवार की क्या कहानी है। अनन्या शर्मा हैरान होकर पूछा। तो रणवीर रायचंद ने उसे जयपुर यात्रा में भैरव ओबरॉय से सुनी बात बताई। अनन्या शर्मा पहले तो हैरान हुई, लेकिन जल्दी शांत हो गई। रणवीर रायचंद के साथ रहते हुए उसने बहुत आश्चर्य देख लिए थे। रणवीर, क्या लगता है ठाकुर ग्रुप का उड़ान ग्रुप से सहयोग हमें जानबूझकर निशाना बना रहा है। अनन्या शर्मा ने अचानक पूछा। साफ जाहिर है, रणवीर रायचंद ने सपाट स्वर में कहा। ठाकुर परिवार का पता लगने से पहले भी उसे उड़ान ग्रुप की हरकत में कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन हमारा ठाकुर ग्रुप से कभी कोई बैर नहीं रहा, अचानक हमें क्यों निशाना बनाया। अनन्या शर्मा समझ नहीं पा रही थी। और ठाकुर मधुपुर में है, हम पूर्व देश में प्रतियोगी भी नहीं। ठाकुर ग्रुप से हमारा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उसके पीछे की ताकत से। रणवीर रायचंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनन्या शर्मा का चेहरा बदल गया। ठाकुर परिवार पहले से ही मधुपुर का टॉप परिवार है, उसके ऊपर भी कोई है। अनन्या, इस दुनिया में अनगिनत छिपी हुई महान ताकतें हैं। बिना चेहरा दिखाए वे एक साम्राज्य या पूरा आर्थिक घेरा नियंत्रित कर सकती हैं। ठाकुर जैसा तथाकथित स्थानीय नंबर 1 परिवार सच्चे दैत्यों के सामने कुछ भी नहीं। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। अनन्या शर्मा के होंठ खुले, लेकिन शब्द नहीं निकले। रणवीर रायचंद के 2 साधारण वाक्यों ने उसकी दुनिया की समझ को लगभग उलट-पुलट कर दिया। उसने सुना तो था कि बड़े लोग छिपे रहकर एजेंट्स के जरिए अथाह पूंजी कमाते हैं, लेकिन रणवीर रायचंद जो बता रहा था वह उससे कहीं बड़ा स्तर था। विक्रम, ठाकुर ग्रुप का पूरा नेटवर्क मैप करो, खासकर हाल की डीलिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सहित। रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। समझ गया। विक्रम ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। उड़ान ग्रुप के खिलाफ रणवीर रायचंद को अभी कोई प्लान नहीं था। साधारण मोहरा पर ध्यान देना जरूरी नहीं। आज के किंडरगार्टन हादसे के बाद रणवीर रायचंद की सबसे बड़ी चिंता इन कारोबारों में अंदरूनी समस्याएं थीं। 7 बड़े परिवारों के पतन के बाद बड़े कारोबारी उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसी को भी स्वीकार करना भविष्य की मूल कंपनी के लिए छिपा खतरा पैदा करेगा।
तो रणवीर रायचंद ने अनन्या को याद दिलाया कि मूल प्लान रोक दे जब तक उड़ान ग्रुप अपनी चाल चल ले और उनके नियंत्रण में मौजूदा हर कारोबार के हेड का स्क्रीनिंग कर लें। किसी में भी समस्या हो तुरंत बाहर निकालें। अनन्या शर्मा बहुत कुशल थी और तुरंत काम में जुट गई। रणवीर रायचंद घर पर रूही के साथ खेलता रहा। शाम को विक्रम दस्तावेजों का ढेर लेकर आया। हॉल मास्टर, ठाकुर ग्रुप का पूरा जाल साफ है। उनकी निवेश लिस्ट में एक विदेशी फर्म है जो रायली कैपिटल तक जाती है। सारे कागजात यहाँ हैं, कृपया देखें। रायली से जुड़ा रणवीर रायचंद की नज़र ठंडी हो गई और उसने फाइलें पलटनी शुरू की। सच में एक पन्ने पर साफ चेन मैप थी। रायली कैपिटल ने ऑफशोर शेल कंपनी के जरिए ठाकुर ग्रुप में अरबों का इंजेक्शन किया, सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। मतलब रायली कैपिटल ही ठाकुर ग्रुप का असली मालिक था। रायली कैपिटल फिर देश में कितनी कंपनियां उसने हड़प ली हैं। अब रायली का साया सामने आया तो सब साफ हो गया। ठाकुर ग्रुप की चालें रायली कैपिटल चला रहा था। उड़ान ग्रुप तो मोहरा भी नहीं, सिर्फ तोप का चारा था। जयपुर में हार के बाद भी नहीं मान रहे, अब मधुपुर के रास्ते चुपके से लौटे, 3 परतें गहरी छिपाकर। कितने चालाक। रणवीर रायचंद ने ठंडी हंसी ली और हथियारे भेजने की बजाय ये तरीका चुना। साफ जाहिर है कि आर्थिक रूप से गला घोंटकर उसके बाजू काटने का इरादा। हॉल मास्टर, ये रायली कैपिटल सच में मौत मांग रहा है। जयपुर में आपने लाल गठबंधन को तोड़ा और नागपाल परिवार के युवा मास्टर को मार डाला, फिर भी इतनी गंदी चालें। सच में अपना अंत मांग रहा है। विक्रम गुस्से में बोला, देश में रायली कैपिटल की हर कंपनी का पता लगाओ, सबको बर्बाद कर दूंगा। रणवीर रायचंद ने कठोर स्वर में आदेश दिया। जी हाँ। विक्रम ने तेजी से सिर हिलाया और तुरंत चला गया। उड़ान ग्रुप के लिए अभी भी जल्दबाजी नहीं। आज रात उनकी आखिरी मौका था, उसे पकड़ना या नहीं उनकी मर्जी। ... रात का खाना रणवीर रायचंद ने बनाया। युद्ध के मैदान में जिंदा रहने की ट्रेनिंग थी, इसलिए खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं। 3 सब्जी और 1 सूप, साधारण खाना। पापा का खाना कितना अच्छा लग रहा है, मेरा पेट तो पहले ही गुर्रा रहा है। रूही ने प्लेटें देखकर लार टपकाए। सबसे बड़ी चीयरलीडर रणवीर रायचंद की मुस्कान कान तक पहुंच गई। छोटी लालची, भूख लगी है तो खा ले। नहीं, मम्मी के आने तक इंतजार करूंगी, रूही ने समझदारी से कहा। रणवीर रायचंद का दिल गदगद हो गया। कभी रक्तभूमि में घुटने टेककर उसे लगा था जिंदगी खत्म, अब कोमल पत्नी और आज्ञाकारी बेटी है, उम्मीद लौट आई है। 7 बजे के बाद अनन्या शर्मा कंपनी से दौड़ती हुई लौटी। पहली बार तीनों का परिवार नए घर में एक साथ बैठा। खुशी से घर गूंज उठा, जैसे रामपुर में होता था। फर्क सिर्फ ये कि अनन्या शर्मा को अब अंधेरे में नहीं रखना, ये घर उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था। खाने की मेज पर अनन्या शर्मा ने संक्षेप में काम की रिपोर्ट दी। कारोबार हेड्स के बैकग्राउंड चेक के लिए स्टाफ भेजते हुए उसने नीचे के कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया। रणवीर रायचंद चुपचाप सुनता रहा और आखिर में बोला, उड़ान ग्रुप का मामला कल सुलझ जाएगा। कल? अनन्या शर्मा चौंकी, फिर खुशी से चमक उठी। रणवीर, सच में?